नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया, मात्रा, काल या समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो आइए देखिए, अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर यहाँ पर हमने बनाई हमारी जिह्वा। ये हमने जिह्वा बना दी। अब हम इसको 3 भागों में बांट देंगे। 3 भागों में बांट दिया। ये है हमारा अग्रभाग, ये मध्य भाग और ये पश्च भाग। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर अब हमें यह देखना है कि जिह्वा के किस स्थान से स्वर उठ रहा है। ए अग्रभाग से लग रही है, पश्च भाग से लग रही है, मध्य भाग से लग रही है। ए हमेशा मध्य भाग से आ जाती है। ए आ पश्च भाग आ, ई अग्रभाग, दोनों ई अग्रभाग। ऊ पश्च भाग, ऊ ए आई अग्रभाग, ए आई। ओ औ पश्च भाग। इस चीज को आप ध्यान से करके देखेंगे तो आपको अपने आप लगेगा कि हाँ, ए मध्य भाग से उठ रहा है, आ पश्च भाग, ई अग्रभाग, ओ पश्च भाग, ए आई अग्रभाग, ओ औ पश्च भाग से। पश्च भाग से कुल स्वर 5 हो गए, अग्रभाग से 1 हो गया, मध्य भाग से 1 हो गया और अग्रभाग से 4 हो गए। कुल कितने हुए? 10। री का उच्चारण मुर्दा से होता है। री का उच्चारण मुर्दा से होता है, इसलिए री को जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकरण किया गया, उसमें नहीं गिना गया है। तो आप नोट लगाकर लिख सकते हो यहां पर, री का उच्चारण मुर्दा से होता है। री का उच्चारण मुर्दा से होता है। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। अब हम अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठ होंठ, ओष्ठाकृति के आधार पर ए आ ई ऊ में हमारा होंठ मुंह गोल हुआ, मतलब ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। लिखो, ओष्ठाकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला गोलाकार या इनको वृत्ताकार भी बोल सकते हैं, वृत्ताकार। दूसरा है गोलाकार
या इनको वृत्ताकार या इनको अर्धगोलाकार या अर्धवृत्ताकार भी कह सकते हैं, अर्धवृत्ताकार भी कह सकते हैं। गोलाकार, गोलाकार में आएंगे ओ औ, और गोलाकार में होंगे ए आ ई वी ए आई। ए आ ई वी ए आई, इनमें हमारा मुंह अर्धगोलाकार में होता है या पूरा गोल नहीं होता है, इसको अगोलाकार कहेंगे, अवर्ताकार कहेंगे। ऊ ओ औ में हमारे होठ, हमारा मुंह एक गोले की तरह होता है, इसलिए इन्हें गोलाकार या वर्ताकार स्वर कहेंगे। इनकी संख्या 4 है और इनकी संख्या 7 है। अगला वर्गीकरण होगा हमारा मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर भी स्वर 4 प्रकार के होते हैं। संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। मुखाकृति आधार मतलब मुख खुलने के हिसाब से। संवृत का मतलब मुंह बिल्कुल कम खुलता है, बिल्कुल कम खुलता है। अर्धसंवृत इससे थोड़ा ज़्यादा खुलता है। अर्धविवृत इससे और थोड़ा ज़्यादा खुलता है। और विवृत सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है, अधिक मुंह खुलता है। तो इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। जो प्रकार हमने जिह्वा के लिखे थे, जिह्वा के आधार पर उनको आप यहाँ लिख सकते हो समझने की दृष्टि से। जिह्वा में था हमारे पास अग्रभाग, मध्य भाग, पृष्ठ भाग। अग्रभाग में हमारे पास था ई ए आई, ये हमारे पास अग्रभाग में थे। मध्य भाग में हमारे पास था पृष्ठ भाग हमारे पास था ऊ ओ औ आ, ये हमारे पास मध्य भाग में था। तो ई और इनके साथ में री को भी लिख दो आप, इसके लिए अलग से नहीं बनाएंगे। ई री ऊ इनको बोलने में सबसे कम मुंह खुलता है, इसलिए इनको संवृत कैटेगरी में रखा गया है। ए ओ इनको बोलने के लिए थोड़ा इनसे ज़्यादा मुंह खुलता है, इसलिए इनको अर्धसंवृत में रखा गया है। आई ए औ इनको बोलने के लिए इनसे और थोड़ा ज़्यादा मुंह खुलता है, इसलिए इनको अर्धविवृत श्रेणी में रखा गया है। आ को बोलने के लिए सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है, इसलिए इसको विवृत श्रेणी में रखा गया है। अब इसके आधार पर स्वर गिन लो, 5 2 3 1 टोटल 11। कुल स्वर कितने? 11। ये मुखाकृति के आधार पर हमारे स्वर हुए, मुख की आकृति के आधार पर। अगला प्रकार देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। आधार पर स्वर। अब हम उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करेंगे। अब देखने उच्चारण स्थान कितने होते हैं हमारे मुंह में। ये इसी हमारी खोपड़ी होती है।
इस खोपड़ी में ऐसे ये होती है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस जगह यहाँ से स्वर होते हैं, वो होते हैं कंठव्य, कंठ वाले स्वर। कंठ के जस्ट ऊपर आते हैं तो हम उसको बोलते हैं ताड़ा, तालव्य, तालु। यहाँ पर एक ऐसा हल्का सा ऐसे ये होता है, इसको बोलते हैं तालु। इससे और थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ से ये वाला पूरा भाग, दांतों से जस्ट आगे वाला भाग, जिसको हम मसूड़ा भी बोलते हैं, मुर्दा, ये होता है मुर्दा। इसके बाद हम यहाँ आते हैं, ये होते हैं दांत, दंत, इनको बोलते हैं हम दंत। दंतों के बाद में लास्ट अंतिम ये हमारे होठ होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ओष्ठवीर्य, ओष्ठ। तो उच्चारण स्थान के आधार पर मेन हमारे 5 हैं, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। अब नीचे से शुरुआत करते हो। कंठ, पहला बार कंठ, कंठ में हम ए और आ, कंठ में हम ए और आ को गिनेंगे। उसके बाद तालु, तालु में हम ई व ई को गिनेंगे। उसके बाद मुर्दा, मुर्दा में से री होगा, मुर्दा में से री होगा। आप प्रयोग करके देख सकते हो, बोल के देख सकते हो। आवाज़ कहाँ से उठ रही, कंठ से, फिर ई थोड़ी हल्की सी ऊपर आ गई, फिर उसके बाद दंत, दंत से हमारा कोई भी स्वर नहीं उठता, दंत से हमारा कोई भी स्वर नहीं उठता। उसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ से उठता है ऊ। अब उसके बाद कंठ, तालु, जहाँ पर कंठ व तालु दोनों का मिलन हो। कंठ, कंठ से हमने ए बोला था, तालु से हमने ई बोला था, दोनों से मिलकर क्या बनता है, ए। तो ए आई कहाँ से बोलेंगे हम, कंठ तालु से। उसके बाद में कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ से ए आ प्लस ओष्ठ से ऊ, और इनसे मिलकर क्या बनता है, ओ आओ। तो ओ आओ को हम कहाँ गिनेंगे, कंठोष्ठ में गिनेंगे। हम इनको बोल कर देख सकते हैं, आप खुद करके देखो। ए आ, महसूस करो इसकी आवाज़ कहाँ से उठ रही है, ए आ कंठ से उठ रही है, ई, ए आ ई, हर किसी पर लग रही होगी आपको। री, री हमारी जिह्वा मुर्दा के टकरा गया, री, तो री का उच्चारण स्थान मुर्दा है। दंत से एक भी स्वर नहीं है जो दंत की सहायता से बोला जाता है। ओष्ठ, होठों की सहायता, होठों के माध्यम से ऊ को बोला जाता है, ऊ, जिसमें हमारे होठ कोल टाइप हो जाते हैं, ऊ। कंठ तालु, ए आई में दोनों का मिक्स है, ए और ई का, इसलिए इसे कंठ तालु कहा गया है। ओ में ए और ऊ का मिक्स है, इसलिए इनको कंठोष्ठ कहा गया है। और ये हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण हुआ।